हम कक्षा 12 विषय इतिहास का जो हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है गुप्तकाल, सॉरी दूसरे अध्याय में जो हमारा बिंदु चल रहा है गुप्तकाल, उस गुप्तकाल में आज हम सैनिक संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी व्यापारिक संघों का एक संगठन। श्रेणी संगठन व्यापारिक संघों का संगठन, जिसे श्रेणी या गण कहा जाता है। व्यापारी संघों का एक संगठन जिसे श्रेणी या गण कहा जाता है। ठीक है, अब हम श्रेणी संगठन के कार्य पढ़ेंगे। श्रेणी संगठन के कार्य। पहले आपको जानकारी दे देती हूँ कि गुप्तकाल में जैसे उद्योग और आर्थिक जीवन में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था, तो उसी महत्वपूर्ण स्थान के अंतर्गत जो प्रमुख व्यापारी थे उन्होंने अपने अपने संगठन बना रखे थे। जैसे कपड़ा उद्योग, उसमें जो कपड़े के व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी थे उनका एक अलग संगठन था। इसके अलावा जो अन्य शिल्पी जो थे उनका अपना अलग संगठन था। तो इस प्रकार अलग अलग व्यवसायों के अलग अलग संघ और संगठन बने हुए थे, उन्हें श्रेणी या गण कहा जाता था। तो श्रेणी और जो संगठन थे उनके प्रमुख कार्य क्या थे? उनका पहला कार्य था, ये आधुनिक बैंकों के समान कार्य करते थे। आधुनिक बैंकों के समान कार्य करना, जिसके अंतर्गत व्यवसाय संघों को ब्याज पर ऋण देने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार श्रेणी संगठन का एक प्रमुख कार्य हो गया। ये जो श्रेणी संगठन थे, आधुनिक जैसे बैंक ना जो वर्तमान में ऋण देने का कार्य कर रही है, तो ऐसे ये श्रेणी संगठन जो थे वो ब्याज पर जो है ऋण देने का कार्य करते थे। एक कार्य हो गया इनका ये। इसके अलावा श्रेणी संगठन अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होते थे। ठीक है, अपने नियम होते थे। ठीक है, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके अलावा श्रेणी संगठन आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, यानी उनके पास धन था। ठीक है, इसलिए ये जो श्रेणी संगठन थे वो ऋण देने के साथ साथ समाज कल्याण के कार्य भी करते थे। अभी आप तो इसको सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी तब आप उसको नोट कर लेना कॉपी में। तो श्रेणी संगठन का अगला कार्य, श्रेणी संगठन समाज कल्याण के कार्य भी करती थी। समाज कल्याण के कार्य करती थी। समाज कल्याण में जैसे जल मंदिरों का निर्माण, यानी प्याऊ का निर्माण, जल मंदिरों का निर्माण,
धर्मशालाओं का निर्माण, व मंदिरों का निर्माण, आदि अनेक कार्य करती थी। ठीक है, तो इसका जो हमें एक उदाहरण मिलता है, मंदसौर के तंतुवाह यानी जो जुलाहे जाती थी, जो वस्त्र रंगने का काम करते हैं, तो इन तंतुवाह जो जुलाहे जाती थी उसका एक संगठन बना हुआ था। उसने मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार ये एक उदाहरण है कुमार गुप्त के जो मंदसौर अभिलेख से हमें मिलता है। ये जो उदाहरण है वो कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा सेनी संगठन के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। इसके अलावा ये जो सेनी संगठन है ना, उससे भी बड़ी कुछ जैसे संस्थाएं या संगठन होते थे जिसे निगम कहा जाता था। सेनी संगठन से बड़ी एक संस्था होती थी जिसकी अनेक शिल्पी संघ सदस्य होते थे, उसे निगम कहा जाता था। यानी सेनी संगठन में तो जैसे एक व्यापारियों के संघ का संगठन हो गया सेनी संगठन, इसमें क्या सेनी से भी बड़ी एक संस्था है जिसका नाम है निगम, उसमें अनेक शिल्पी संघ इसके सदस्य बन सकते थे, निगम कहा जाता था। निगम के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारियों के जो व्यापारी वर्ग था ना, उसके कारवा का नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों का कारवां यानी प्राचीन काल में जो है इतने परिवहन के साधन नहीं थे, तो व्यापारी जो है पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो व्यापारियों का कारवां यानी व्यापारी जो थे अपना सामान बैलगाड़ी में भरकर और एक ही कतार में वो बैलगाड़ियां चलती थी और व्यापारी उनके साथ चलते थे, उस समूह को जो है कारवां कहा जाता था। तो उस समूह का जो नेतृत्व करता होता था उसे सार्थवाह कहते थे। तो इस प्रकार निगम के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था
और व्यापारियों की कारवां का नेतृत्व करने वाले को सातवाह कहा जाता था। ऐसे कुछ छोटे प्रश्न आपको ध्यान में रखने। तो इस प्रकार हमने गुप्त काल के व्यापारियों के एक संघ और एक संगठन के बारे में आज जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम अगला हमारा बिंदु है कि गुप्त काल जो है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, यानी गुप्त काल की ऐसी कुछ विशेषता रही है जिसकी तुलना अन्य कालों से नहीं हो सकती, इस कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। गुप्त काल की राजनीतिक एकता, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है गुप्त काल के प्रतापी शासक। तीसरा, गुप्त काल का आर्थिक वैभव। इसका चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में प्रगति, ठीक है। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। गुप्त काल में विभिन्न कलाओं का विकास। गुप्त काल में विज्ञान व गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। इसके अलावा गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, का विकास। विदेशी शासकों द्वारा भारतीय संस्कृति को अपनाना। और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। तो ये जितने भी अभी बिंदु हमने यहाँ देखे हैं कि गुप्त काल, अब गुप्त काल की जो प्रमुख विशेषता है ना, वो जैसे कि गुप्त काल में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी जो गुप्त काल ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी, इस कारण से भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे यूनानी इतिहास में पेराक्लीस के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, वैसे ही भारतीय इतिहास में गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। वैसे आपने गुप्तकालीन शासकों के बारे में जो पढ़ा था उससे आपको ये जानकारी होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे राजनीतिक एकता,
गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की, अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था। जैसे समुद्रगुप्त था, उसने पूरे भारत के उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करके, और इसी कारण से उसको जो है भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की। तो इस प्रकार मौर्य शासकों के बाद पुनः भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला गुप्त वंश ही था। इस प्रकार राजनीतिक एकता भारत को मिली गुप्त काल में। दूसरी विशेषता है गुप्त काल के प्रतापी शासक। ये इसके साथ ही आ गया क्योंकि प्रतापी शासकों के कारण ही भारत को राजनीतिक एकता प्राप्त हो सकी। अगला है गुप्त काल का आर्थिक वैभव। इससे पहले इसी बिंदु पर कि गुप्त काल के जो प्रतापी शासक थे, उन्हीं प्रतापी शासकों ने जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे उनसे भारत को मुक्त कराया। जैसे स्कंदगुप्त था, उसने हुण आक्रमणकर्ताओं से भारत की रक्षा की। तो इस प्रकार इन प्रतापी शासकों ने भारत की रक्षा भी की और भारत को राजनीतिक एकता भी प्रदान की। अब हम अगला बिंदु लेते हैं गुप्त काल का आर्थिक वैभव। जैसे जो गुप्त काल था उसमें अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, यानी मुद्राओं का प्रचलन हुआ, और इसके साथ साथ गुप्त काल में व्यापार और उद्योगों का भी विकास हुआ। व्यापार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी में किस प्रकार गुप्त काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार प्रचलन में थे और किस प्रकार प्रसिद्ध बड़ौच और ताम्र लिपित बंदरगाहों से विश्व के अनेक देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, ये आपको जानकारी में। इसके साथ साथ गुप्त काल में स्वर्ण और रजत मुद्राएं प्रचलन में थी, और जब स्वर्ण मुद्राएं जहाँ चलती है उसका आर्थिक वैभव अपने आप ही हमें पता चलता है कि जो सोने के सिक्के चलाने वाला शासक होता है तो आर्थिक दृष्टि से उसका जो साम्राज्य है वो संपन्न है, तभी वो सोने के सिक्के चला पाता है। तो उस समय सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। इसके बाद है गुप्तकालीन साहित्य के क्षेत्र में प्रगति। तो गुप्त काल में संस्कृत साहित्य की बहुत अधिक प्रगति हुई। गुप्त काल में कालिदास, विष्णु शर्मा और अनेक जो रचनाकार थे जिन्होंने अपने अपने साहित्यों की रचना की, और गुप्त काल इसीलिए गुप्त काल को साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। और इसके साथ साथ गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार। तो गुप्तकालीन जो शासक थे उन्होंने भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में किया। इसके साथ साथ गुप्त काल में जैसे जो कुछ विदेशी यात्री भी भारत आए थे तो उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया और वापस जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है विदेशों में किया। इसके साथ साथ गुप्त काल में विभिन्न कलाओं का विकास, यानी गुप्त काल में स्थापत्य कला ले लो, चित्रकला, मूर्ति कला, सभी के क्षेत्र में जो है बहुत अधिक प्रगति हुई थी। जैसे गुप्त काल के स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम कुछ प्रमुख मंदिर ले लेते हैं, जैसे भित्री गांव के मंदिर, और इसके अलावा कुछ देवगढ़ के मंदिर, भित्री गांव के का विष्णु मंदिर, और भी गुप्तकालीन मंदिरों की आपको जानकारी है। तो इस प्रकार ये प्रमुख मंदिर जो है स्थापत्य कला के उदाहरण है, और चित्रकला में अजंता और बाघ की गुफाओं पर बने हुए चित्र जो चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसके साथ साथ जो महात्मा बुद्ध की और महावीर की, विष्णु की जो अनेक मूर्तियां गुप्तकालीन मंदिरों में लगी हुई है वो गुप्त काल की मूर्ति कला का प्रमुख प्रमाण है। तो इस प्रकार गुप्त काल में विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। और इसके साथ साथ गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गुप्त काल में जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जैसे रसायनिक विज्ञान, धातु विज्ञान जो है उसके क्षेत्र में प्रमुख प्रगति हुई। अणु का सिद्धांत जो है कर्नाड ने प्रतिपादित किया, और रासायनिक विज्ञान का जो उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ, धातु विज्ञान का उदाहरण है सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति। तो इस प्रकार ऐसे कुछ उदाहरण से हमें पता चलता है कि विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने जो शून्य और दशमलव के जो सिद्धांत दिए थे ये सब गुप्त काल की देन है। तो इस प्रकार वराहमिहिर जैसे ज्योतिष शास्त्री ये सब गुप्त काल में ही हुए थे। तो इस प्रकार विज्ञान, गणित, ज्योतिष, खगोल सभी क्षेत्र में जो है गुप्त काल में प्रगति
हुई। और इसके साथ साथ गुप्त काल में जो है धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत भी प्रतिपादित हुआ। यानी गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का जो पाठ है अपनी प्रजा को पढ़ाया। उन्होंने सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसका उदाहरण स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य में धार्मिक समानता प्रदान की थी। और इसके साथ साथ गुप्त काल में जो है ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म भी प्रचलन में था। तो सभी धर्मों को जो है गुप्त काल में स्वतंत्रता थी। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है सभी धर्मों को समानता प्राप्त होना। इसके अलावा जो विदेशी शासक थे उन्होंने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाया, क्योंकि हमने पढ़ा है समुद्रगुप्त की शौर्य और वीरता को देखकर कुछ विदेशी शासकों ने जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो कुछ विदेशी शासक जो भारत पर यहाँ आक्रमण करने के लिए आए उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। और इस प्रकार हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ। तो इस प्रकार गुप्त काल में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई। और इन सबके साथ साथ जो गुप्त काल है उसमें अपने सामाजिक समानता का भी परिचय मिलता है। और इसके अलावा जो आपराधिक प्रवृत्ति थी उसमें वो आपराधिक प्रवृत्ति भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। फायान का जो यात्रा वृत्तांत है उसमें हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो कानून थे वो सबके लिए समान थे। और इसके अलावा घरों पर ताले नहीं लगते थे, जिससे पता चलता है वहाँ चोरी डकैती बिल्कुल भी नहीं होती थी। इसके अलावा जो समाज के जो लोग थे वो लहसुन और प्याज का भी बहुत कम उपयोग करते थे। इससे पता चलता है कि वो सात्विक जीवन जीते थे और अपराध बहुत ही कम होते थे और कानून जो थे सबके लिए समान थे। तो कि गुप्त जो पाया था उसने गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। तो इन सब प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में जो है धर्म का क्षेत्र ले लो, चाहे अर्थ का क्षेत्र ले लो, चाहे राजनीतिक स्थिति ले लो, सभी क्षेत्र, कला, साहित्य, सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई थी। इसलिए गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है। और इन सब के बारे में जैसे भी बताया गया इसका जो PDF में आप इसको आराम से लिख सकोगे। इसके बारे में थोड़ा विस्तारित उसमें लिखा हुआ